ओके, हम आज का यस टॉपिक सर। कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है जेम्स चैडविक का एक्सपेरिमेंट। और जेम्स चैडविक का एक्सपेरिमेंट जो है उसमें हमने ये देखा कि 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का जो प्रोसेस था उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी ये किस तरह से हुई? ये डिफरेंट है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में से। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में हमने ये पढ़ा था कि उसमें अल्फा इमिशन हो रही थी और इसमें अल्फा एब्जॉर्प्शन हो रही है। ये है अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम न्यूक्लियाई। जब इनकी हम बम्बार्डमेंट करेंगे ब्रिलियम एटम पर, तो ब्रिलियम कन्वर्ट हो गया कार्बन में। जो स्मॉलर एटम था वो लार्जर एटम में कन्वर्ट हो गया और इसमें इसने अल्फा को इनहेल कर लिया। लेकिन अल्फा जब इसमें एब्जॉर्ब हुआ तो इसमें से कुछ रेज, कुछ रेडिएशंस, कुछ पार्टिकल्स वो इमिट आउट हुए। वो जो पार्टिकल्स इमिट आउट हुए उनकी नेचर थी वेरी पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस, और उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, क्योंकि दीज पार्टिकल्स वर न्यूट्रल, क्योंकि उनकी डिफ्लेक्शन किसी भी साइड नहीं हो रही थी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ से। तो इसीलिए उनको कहा गया कि ये न्यूट्रल हैं, तो इसीलिए इनको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। न्यूट्रल के बेस पर न्यूट्रॉन नाम दिया गया। तो वंस अगेन सर सुनिए आप। यस। सर अल्फा पार्टिकल्स तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं ना। अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करते। अल्फा पार्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा हेवियर है। उनका मास 4 है, एज कम्पेयर टू प्रोटॉन 4 टाइम्स हेवियर है। और इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू प्रोटॉन 1836 टाइम्स लाइटर है। और यहाँ पर जो हम ये देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये अल्फा पार्टिकल्स जो है यानी हीलियम न्यूक्लियाई, ये बेरिलियम के न्यूक्लियस में मर्ज हो गए। और मर्जिंग के दौरान जो है इलेक्ट्रॉन निकले और वो इलेक्ट्रॉन इनके शेल में आ गए। और इसके बाद फिर कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स जो इमिट आउट हुए, जिनको नाम दिया न्यूट्रॉन का। जो बाहर निकली रेडिएशंस यानी पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स को देखा गया कि वो वेरी पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस थी जो कि न्यूट्रल थी, तो उस बेस पर न्यूट्रॉन नाम दिया। इस एक्सपेरिमेंट को, इस रिएक्शन को कहते हैं अल्फा न्यूट्रॉन रिएक्शन। अल्फा न्यूट्रॉन रिएक्शन, क्योंकि अल्फा एब्सॉर्ब हो रहे हैं, न्यूट्रॉन इवॉल्व हो रहे हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्फा न्यूट्रॉन रिएक्शन, तो आप उसको क्या करेंगे? अल्फा न्यूट्रॉन रिएक्शन जो है वो होगा आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी वाला, जिससे न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। ये आप याद रखेंगे, किसमें अल्फा और न्यूट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक इनकमिंग है, दूसरा आउटगोइंग है। अल्फा इनकमिंग है और न्यूट्रॉन आउटगोइंग है। यहाँ पर जो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस की बात हो रही है, ये न्यूट्रॉन है, ये एन न्यूट्रॉन है। ये हो गया जेम्स चैडविक का एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और कि ये जो रेडिएशंस निकली, ये जो पार्टिकल्स इमिट आउट हुए, इनका मास देखा गया कि वो मास बराबर था किसके? हाइड्रोजन के मास के बराबर। हाइड्रोजन के मास के बराबर का मतलब कि ये प्रोटॉन के मास के बराबर ही लिखा हुआ है, विथ मास इक्वल टू दैट ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन। एटम ऑफ हाइड्रोजन, जिसका मास जो है वो हाइड्रोजन के एटम के मास के बराबर था। तो इसलिए इन पार्टिकल्स को फिर बाद में न्यूट्रल के बेस पर न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। अब हम चलते हैं आगे, और हमारा अगला टॉपिक जो है वो क्या है? अगला टॉपिक हमारा, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की बात हो रही है। मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी जो है, इसमें मैक्स मैक्स प्लैंक ने क्या कहा इसमें? इसने कहा कि जो सब्सटेंस कोई भी हो, वो एब्जॉर्ब या इमिट जो एनर्जी करेगा,
वो हमेशा इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन करेगा और वो प्रोसेस कंटिन्यूसली होगा। कैन नॉट कंटिन्यूसली नहीं होगा, सॉरी, कंटिन्यूसली नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, वो हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा। वो इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स होगा। स्टेप्स का मतलब कि हर एक स्टेप जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा सर्टेन यूनिट्स का, और हर एक यूनिट को क्या कहेंगे? क्वांटा। यानी किसी भी बॉडी में से जो एनर्जी एब्जॉर्ब या इवॉल्व हो रही है, वो एनर्जी की एब्सॉर्प्शन और एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो हमेशा इन अ सीरीज ऑफ स्मॉल पैकेट्स होगा, और हर एक पैकेट को हम नाम देंगे क्वांटा का, जो कि फोटोन पर मुश्तमिल होगा। तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर ये बात हो रही है कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये इसके आउटर शेल्स है। इन आउटर शेल्स में हम ये देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर जंप करता है बाहर, तो वो जितने भी ऑर्बिट जंप करेगा वो स्टेप बाय स्टेप जंप करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि एकदम से वो फर्स्ट से फोर्थ में चला गया, फोर्थ से फर्स्ट में आ गया। तो ये जो भी एब्जॉर्ब या इमिट करेगा वो करेगा स्टेप बाय स्टेप, और हर एक स्टेप को नाम दिया क्वांटा का। और क्वांटा की जो वैल्यू है वो होगी एच न्यू। ये है वन क्वांटा, या इसका मल्टीपल होगा तो हम यहाँ लगा देंगे एन एच न्यू। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ शेल। कि एन की वैल्यू नंबर ऑफ शेल के बेस पर क्या हो सकती है? 1 2 3 4 कोई भी हो सकती है। अगर 1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट, 2 है तो सेकंड ऑर्बिट, थर्ड है तो थर्ड ऑर्बिट। इस तरह से कोई भी वैल्यू हो सकती है एन की, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ शेल्स। इसमें जो वैल्यू है एच, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है, वो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखनी है जूल सेकंड में भी और अर्ग सेकंड में भी आपको वैल्यू याद रखनी है। तो ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं टेस्ट में, स्पेशली सर इंजीनियरिंग के टेस्ट में आ चुकी हैं। सर यस। सर आपने कहा है कि मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे तो उन्हें हम क्वांटा कहेंगे। नहीं, हमने ये कहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को अपना ऑर्बिट चेंज करना है या उससे निकलना है, तो जो दो ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस होगा उसको हम क्वांटा का नाम दे रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट E1, और ये इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट जहाँ वो शिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से ऊपर शिफ्ट हुआ, तो ये E2। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या कहला रहा है? क्वांटा। और जब वो फोटोन एनर्जी पार्टिकल्स मिलेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में डिफरेंस डेल्टा ई, दैट इज इक्वल टू एच न्यू। डेल्टा ई बराबर हो जाएगा एच न्यू के, ठीक है। इसके बराबर हो जाएगा। ये है इसका, ठीक है। सर यस सर। यस। सर अपना लम्स के अंदर किस तरह से मतलब कि क्वेश्चन आता है मेडिकल वालों का, इसके अंदर वैल्यूज पूछेंगे या फिर सर अपना स्टेटमेंट भी आ सकते हैं? स्टेटमेंट भी आती है, वैल्यू भी आती है, हर तरह का क्वेश्चन आता है। लम्स में वो किसी भी तरह से वैल्यू दे सकते हैं, किसी तरह से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। बाकी जो मेहरान का जो टेस्ट होता है उसमें वो बहुत ही काफ़ी हद तक सिंपल देते हैं, जस्ट वैल्यूज़ या फार्मूले पूछते हैं। स्टेटमेंट्स बहुत ही कम देते हैं मेहरान के टेस्ट में। मेहरान तो वाले सर आप बहुत कम टाइम देते हैं, इसलिए तो हम हर तरह से आपको बता रहे हैं कि लम्स में कैसे आ सकता है, मेहरान में कैसे आ सकता है, और एनएडी में कैसे आ सकता है। जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें किस तरह से आता है, आ चुका है। तो सर इसके एमसीक्यूज मिल जाएंगे? एमसीक्यूज लम्स के वो तो इजीली मिल जाते यस हैं। सर। लम्स के नो तो वो सर लोग नहीं बुक मिल में रहे। दे देते हैं, पूरी कॉपी दे देते हैं आपको, तो किसी भी यस सीनियर से सर। भी मिल जाएंगे आपको। यस सर, ओके सर। अब हम आगे देखें, आगे हम हमारा जो है टॉपिक, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये जो हमने लिखा यहाँ पर एनर्जी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हमने लिखा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, जिसमें हमने फिर यहाँ पर एच न्यू और एन एच न्यू लगाया था इसके हिसाब से। अब इसमें इसमें जो है, अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है न्यू इज इक्वल टू है सी ओवर लैम्डा। सी ओवर लैम्डा, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि सी के हिसाब से हमने इसको लिया। यहाँ पर सी और लैम्डा जो है वेलोसिटी और वेवलेंथ है रेडिएशंस की। तो ई एनर्जी बराबर हो जाएगा एच सी ओवर लैम्डा। ये जो हमने लिया है, इसमें वेवलेंथ के लिए एनर्जी इनवर्सली टू वेवलेंथ, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, डायरेक्टली है फ्रीक्वेंसी के। इसके बेस पर ये इक्वेशंस बना रहे हैं हम, और इन इक्वेशंस के बेस पर हम आगे चलेंगे। और आगे हमारे पास जो है ये डेरिवेशन हमने यहाँ पर की हुई है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे काम आएंगी आपको। ये हम आगे दोबारा जो भी हमने लिखा था वो यहाँ पर हमारे पास आ गया है, इनवर्सली टू वेवलेंथ। दस एनर्जी ऑफ रेडिएशन की आवाज परफेक्ट नहीं आ आ रही है रही। सर। नहीं आ रही है सही आवाज? जी सर आ सर रही है अब आ आवाज गई। सही। सर अब आ गई। हाँ, चले, अब थोड़ा मैंने ज्यादा लाउडली बोला तो इसलिए ज्यादा गई। अब हम इसके बेस पर देखते हैं स्पेक्ट्रम को। स्पेक्ट्रम जो है हमारे पास, वो दो तरह के स्पेक्ट्रम, एक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक इमिशन स्पेक्ट्रम। एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम ये देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन अब बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो अगर जंप करता है तो वो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देगा। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देगा। उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की और वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। वो एक्साइटेड स्टेट उसकी अनस्टेबल स्टेट है, इसीलिए वो वहां से वापस बैक होगा, और वापस बैक होते हुए उसने एनर्जी को इमिट किया, रेडिएट किया। एनर्जी जब वो इमिट कर रहा है तो वो इमिशन स्पेक्ट्रम देगा। तो इसमें एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम, दो तरह के स्पेक्ट्रम मिलते हैं। इनमें से इमिशन स्पेक्ट्रम हमारी स्टडी में ज्यादा होता है। हम इमिशन स्पेक्ट्रम को फिर लेते हैं इन दो टाइप्स में। हम दोनों को दोनों टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम इमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम तो आपको पता ही है। जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा वो हमें कंटिन्यूस बैंड ऑफ कलर्स देगा। अब देखते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कौन सा होता है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसमें हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट जो है वो व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट को हम और क्या कहते हैं? पॉलीक्रोमेटिक लाइट। क्या कहते हैं? क्या मतलब पॉलीक्रोमेटिक? जिसमें बहुत सारे मीन कलर हो। सेवन मैनी कलर्स कलर्स। होते हैं। वेरी 7 गुड, कलर्स इसमें होंगे। बहुत सारे कलर्स हों तो ये आमतौर पर कहाँ से मिलेगी हमें इजीली? सन से। सन से। सन से मिलेगी। तो ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो हमें सन से मिल रही है, जो व्हाइट लाइट है, इसमें बहुत सारे कलर्स होंगे, और इसमें हमें कंटिन्यूस बैंड मिलेगा 7 कलर्स का। वो 7 कलर्स जिनको हम कहते हैं, जिनको हमने वे- फर्स्ट जो वर्ड के हिसाब से, फर्स्ट लेटर के हिसाब से विबग्योर ले लिया है, ये हो जाएगा। अब इसमें जो कलर्स आएंगे उनके बीच में कोई भी लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होगी, किसी भी किस्म की लाइन ऑफ डिमार्केशन इसमें नहीं आती है। तो सारे कलर्स आपस में मिक्स हुए होते हैं, मर्ज हुए होते हैं। इसमें जो इनकी रेंज है वो ये ऑब्जर्व होते हैं विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक है, हमने एंगस्ट्रॉम में रखा है। आप इसको रख सकते हैं नैनोमीटर में, रख सकते हैं, या जो भी यूनिट लेंगे उसमें।
क्योंकि इनमें हम यूनिट को चेंज करके आपको दे सकते हैं टेस्ट में। अब वेबक्योर है तो इसमें वायलेट पहले आ रहा है और रेड जो है वो लास्ट में आ रहा है। तो अगर हम इनमें से देखेंगे कि वायलेट से रेड की तरफ आते हुए जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। एनर्जी डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज एनर्जी होगी। होगी तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? वायलेट की। वायलेट और की। वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। सर इंक्रीज। सर डिक्रीज होगी। इन्वर्सली है तो इन्वर्सली के हिसाब से क्या होगा? अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली हैं। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेड की होगी। रेड की वेवलेंथ जो कि 7000 के करीब करीब होगी और वायलेट की वेवलेंथ जो है वो 4000 के करीब करीब होगी। तो इस तरह से ये इनकी वेवलेंथ और एनर्जी है। अब आपको कोई भी फोर दे दिए जाए, कोई भी फोर दे दिए जाए आपको, सपोज ब्लू, येलो और ग्रीन और इंडिगो, ये चार आपको कलर्स दिए जा रहे हैं। ये है आपके पास ए, ये आपके पास है बी और ये सी और ये डी। ये कलर्स हैं आपके पास। इन कलर्स में से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एनर्जेटिक लाइट? येलो। येलो। ऑप्शन येलो। बी राइट हो जाएगा। बी राइट हो जाएगा ना आपका ऑप्शन? यस। बी में येलो है। अगर आपसे पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कलर विल हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? इंडिगो सर। येलो। 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 इंडिगो। मैंने पूछा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सर येलो इंडिगो। पहले पूछा था इंडिगो। लीस्ट एनर्जेटिक। तो इसका इंडिगो मतलब सर, है इंडिगो। एक ही बात पूछ ली है या दोनों दफा? तो क्या होगा, जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी सर येलो उसकी होगा। एनर्जी सबसे कम होगी। जी हाँ, तो येलो कलर जो है वो राइट होगा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब कि जितनी वेवलेंथ ज्यादा उतनी एनर्जी कम। कम। इसलिए अगेन आप बी ही सिलेक्ट करेंगे। आप समझे शायद उसका अपोजिट पूछा है तो इसलिए आपने जो है इंडिगो की तरफ आप आ गए। तो इस तरह से नहीं, ठीक है। आप कोई भी कलर्स दे सकते हैं आपको। यहाँ पर हमने ऑरेंज नहीं लिया, रेड नहीं लिया, वायलेट नहीं लिया, तो कोई भी चार कलर्स देकर आपसे दो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वेवलेंथ के हिसाब से दो क्वेश्चंस बन जाएंगे, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट के हिसाब से। एनर्जी के हिसाब से बन जाएंगे दो क्वेश्चंस के लीस्ट और मैक्सिमम एनर्जी के, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी के हिसाब से क्वेश्चंस बन जाएंगे। आई होप कि आप सिलेक्ट कर लेंगे। हो जाएंगे सिलेक्ट? यस सर, यस सर। हम चलते हैं आगे। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम जो हमारा है, इसमें हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास लाइट जो कि गैस सोर्स वाली लाइट है, गैस सोर्स वाली लाइट हम कहाँ से हासिल करेंगे? डिस्चार्ज ट्यूब से। उसको जब हम प्रिज्म से पास करेंगे तो वो लाइट जो है प्रिज्म से पास होगी और फिर वो हमें जो स्पेक्ट्रम देगी वो हमें मिलेगा लाइन स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम के बीच में जो स्पेसेस होंगे वो डार्क स्पेसेस होंगे, यानी बैकग्राउंड डार्क होगा और वो हमें लाइंस मिल रही होंगी। तो डिस्क्रीट लाइंस मिलेंगी। डिस्क्रीट लाइन का मतलब सेपरेट लाइंस मिलेंगी। तो सारी लाइंस आपस में अलग अलग होंगी, उनके बीच में डार्क स्पेसेस होंगे। हर एक लाइन जो है वो एक डेफिनेट वेवलेंथ पर होगी, मखसूस वेवलेंथ होगी हर एक लाइन की। और हर एक एलिमेंट वो मखसूस सेट देता है लाइंस का, करेक्टरिस्टिक सेट देता है लाइंस का। ईच एलिमेंट प्रोड्यूसेस अ करेक्टरिस्टिक सेट ऑफ लाइंस। हर एक एलिमेंट जो है वो करेक्टरिस्टिक सेट देता है लाइंस का, और उसके बेस पर हमें जो है पता चल जाता है कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो उसका मतलब कि हम आइडेंटिफाई करें एलिमेंट को तो लाइन स्पेक्ट्रम के बेस पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो काम कर रहा होता है फिंगरप्रिंट का। फिंगरप्रिंट के अलावा हम कहते हैं सिग्नेचर का। सिग्नेचर या फिंगरप्रिंट, इसका वो काम कर रहा होता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये हुआ लाइन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट, यानी डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट बना।
अगेन सुनिएगा कि हमारे पास है गैस सोर्स वाली लाइट, और इसमें हमने जो गैस फिल की हुई है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में हमने जो गैस फिल की हुई है वहां से रेडिएशंस इमिट हो रही हैं। इन रेडिएशंस को जब हम प्रिज्म से पास करके और फिर हम देखते हैं तो हमें मिलता है एक मखसूस सेट मिलता है लाइंस का, और वो मिलता है लाइन स्पेक्ट्रम देखता है इस तरह का। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी लाइन कहाँ आ रही है, तो इसका मतलब कि एलिमेंट कौन सा होगा। तो ये इस तरह से हम देख लेते हैं इसके अंदर गैस कौन सी फिल हुई हुई है, वो गैस हमें दे देगी, स्पेक्ट्रम दे देगी। ठीक है, सर इज इट क्लियर? यस। सर इसमें जो है रेड ब्लू ग्रीन यही वाली लाइट्स होंगी या फिर कोई और होंगी? इसमें हमारे पास यही कलर्स होंगे, ओके सर। यही कलर्स होंगे हमारे पास, यही लाइट्स होंगी हमारे पास, लेकिन सारी मर्ज नहीं हुई हुई होंगी, सेपरेट लाइंस होंगी। जी नाम शो हो रहा था क्या? ओके सर। जी हम देखते हैं आगे। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आ गया, रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी आ गई। इसमें हम क्या देखेंगे, रदरफोर्ड ने क्या काम किया था। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, और उसके अलावा उसने जो है पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बारे में बताया था। उसके अलावा साथ साथ उसने जो है डिस्प्रूव किया था थॉमसन का मॉडल, डिस्प्रूव थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या था? कि सर न्यूक्लियस के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लाउड की सूरत के अंदर है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल स्कैटर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल्स जो हैं जो स्कैटर्ड हैं। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल उसको हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग कॉन्सेप्ट। प्लम पुडिंग को और हम क्या कहते हैं? वाटरमेलन। जी वाटरमेलन। हाँ, वाटरमेलन और वाटरमेलन। तो वाटरमेलन कंसेप्ट जो है वो खत्म किया था इसने, और उसके बाद फिर जो है इसने दिया था कौन सा कंसेप्ट? मेलन वाला कंसेप्ट। मेलन एंड वाटरमेलन में क्या डिफरेंस है? सर वाटरमेलन में स्कैटर्ड होते हैं बीज और उसके अंदर हमारा एक मतलब होता है। बिल्कुल सही। ये वाटरमेलन जिसमें सारे के सारे बीज जो हैं वो स्कैटर्ड हैं, सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स स्कैटर्ड हैं, तो वाटरमेलन कंसेप्ट दिया था, जिसको हम प्लम पुडिंग कंसेप्ट कहते हैं। तो अगर आपके पास ये आए हु गेव दिस कंसेप्ट, तो आप किसका नाम सेलेक्ट करेंगे? जे थॉमसन। और इसके बाद फिर मेलन वाला कंसेप्ट जो है वो किसने दिया था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने। मेलन में क्या डिफरेंस है कि सारे सेंट्रलाइज हो गए, सारे सेंटर में आ गए। जो मोस्टली जो डेंसर पार्टिकल्स हैं यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो आ गए हैं सेंटर पर, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ द सेंटर, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर रिवॉल्व कर रहे हैं। इसने अपने मॉडल को रिजेम्बलेंस दी थी सोलर सिस्टम से, प्लेनेटरी ऑर्बिट, प्लेनेटरी सिस्टम। प्लेनेटरी का मतलब कि प्लेनेट्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, उसके हिसाब से इसने कॉन्सेप्ट दिया था। तो अब इसका देखते हैं काम रदरफोर्ड का, कि रदरफोर्ड उसके को वर्कर्स ने क्या काम किया था। रदरफोर्ड उसके को वर्कर्स ने बम्बार्डमेंट की थी किसकी? अल्फा पार्टिकल की। और किस तरह से की थी, यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं। ये हमारे पास है गोल्ड फॉइल, और गोल्ड फॉइल को उसने कितनी उसकी थिकनेस ली थी गोल्ड फॉइल की? 0.4 0.404 टाइम्स जीरो, 4 टाइम्स 0 और 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। इतनी कम उसने ली थी, कि इतना ज्यादा थिन गोल्ड फॉइल। अब ये बताइए नौफिल के, गोल्ड फॉइल जो थी उसमें उसको गोल्ड को लेने का रीजन क्या था? गोल्ड को लेने का कोई रीजन और मेटल भी तो ले सकता था। सिर्फ थिन थी फॉइल इस वजह से। नहीं जी, ऐशा बताइए। मायरा बताइए।
Why he has taken gold foil? Why gold metal is choosing? क्यों इसने गोल्ड को ही चूज किया था? What is the reason to choose सर साइज की वजह से। due to its size or उसमें सुराख नहीं होता। due to greater, higher malleability and ductility or due to greater mass? अब देखिए ये हमने उसका एक्सपेरिमेंट का यहाँ पर पिक्चर बनाई है। यहाँ पर ये उसने लिया है लेड ब्लॉक। लेड ब्लॉक क्यों लिया है जी? लेड ब्लॉक का रीजन क्या है? लेड से रेज पास नहीं होती। जी हाँ, रेड से सिर्फ एक ही डायरेक्शन से पास होंगी, इसीलिए उसने लेड ब्लॉक को लिया है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा लिया है इसने? पोलोनियम। पोलोनियम मेटल लिया था रेडियो एक्टिव। और ये स्लिट को यूज करने का रीजन क्या है? ताकि वो एक सिंगल बीम में कन्वर्ट हो जाए। जी हाँ, ताकि वो जो है थिन स्ट्रीम जाए और बहुत सारी जो रेडिएशन है वो स्कैटर्ड ना हो इधर उधर। तो ये थिन स्ट्रीम जा रही है इस। और ये कौन सी स्क्रीन है? जिंक स्क्रीन। जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन है ZNS। जी, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। और ये लिया है उसने गोल्ड मेटल लिया है, गोल्ड फॉयल ली है। इसकी इतनी थिन ले ली है कि ये ख्याल था कि अब जो मेटल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर लेयर्स आ गई हैं, एटॉमिक लेयर्स आ जाएंगी। यानी वो जो लेयर्स थिक हैं वो नहीं हो रहेंगी, वो इस तरह से आ जाएंगी कि ये हमारे पास एक एटम है तो इसके ऊपर फ्रंट में नहीं बल्कि यहाँ पर जो है इस तरह से सारे एटम्स आ जाएंगे। और ये सारे एटम्स जो हैं इस तरह से आ गए हैं और अब इनमें से अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो जाएंगे। और उसका ये ख्याल था कि अल्फा पार्टिकल्स क्योंकि प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा हेवियर हैं तो वो प्रोटॉन को यहाँ से नॉकआउट कर देंगे। मगर उसने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस जो हैं वो जिंक सल्फाइड में बैक साइड पर ऑब्जर्व हुई, यहाँ पर ऑब्जर्व हुई है इधर। और बहुत ही कम 90 से ज़्यादा का एंगल बनाती हुई गई। उनका रेशियो क्या दिया है हमारे पास बुक में? 90 से ज़्यादा का रेशियो बना 1/8। 1/8000। हाँ, हर 8000 में से एक जो है वो 90 से ज्यादा का एंगल बनाकर जा रही थी। और उससे भी कम रेशियो यानी 1 आउट ऑफ 20,000, हर 20,000 में से एक किस तरफ को जा रही है? सर 180 के एंगल पे। 180 के एंगल से रीमर्ज हो रही है। तो रीमर्ज जो हो रही है उस पे उसने बहुत ज़्यादा उसको हैरत हुई कि ये वापस बैक कैसे हो रही है। क्योंकि वापस बैक होने का मतलब ये है कि ये जो सामने से कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसको वापस बैक कर रहा है और बैक करके उसको सोर्स की तरफ ले जा रहा है। तो इससे ये दो रिजल्ट्स निकाले कि एटम जो है वो इस तरह का नहीं है जैसा थॉमसन ने कहा था। एटम जो है वो इस तरह का है जिसमें सेंट्रल पार्ट है और आउटर सेंटर है। जो सेंट्रल पार्ट है वो बहुत डेंसर पार्ट है तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है। उसके आसपास डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन वो रिवॉल्व कर रहे हैं। और इस तरह से उसने डिफरेंट रिजल्ट्स निकाले। और इसके जो मेन पॉइंट्स है वो यही थे कि एटम दो पार्ट्स रखता है। सेंट्रल पार्ट जो कि डेंसर पार्ट है जिसको अगर हम कंपेयर करें एज ए होल एटम से तो वो 1,00,000 गुना छोटा है। उसका साइज जो है सेंट्रल पार्ट का कितना छोटा होगा? 1,00,000 गुना छोटा हो जाएगा। इतना छोटा पार्टिकल है। और बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो दूर दूर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, दूर दूर। तो इस तरह से उसने ये रिजल्ट्स उसने निकाले। अब उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन हुआ था वो ऑब्जेक्शन क्या हुआ कि ऑब्जेक्शन ये हुआ कि अगर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं पॉजिटिव सेंटर के गिर्द तो
उनका जो पाथ होना चाहिए वो स्पाइरल पाथ होना चाहिए। स्पाइरल पाथ क्यों होना चाहिए? क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो मूव करते हुए इट मस्ट रेडिएट एनर्जी। उसकी एनर्जी जो है वो लाजमी रेडिएट होनी चाहिए। उसकी एनर्जी जब रेडिएट करेगा तो अपनी एनर्जी कम करते 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 वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो ये इसका स्पाइरल पाथ होगा। दूसरा ये कि अगर वो मुसलसल मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो उनको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, लेकिन वो लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं। तो ये क्या वजह है? ये बातें क्लियर नहीं हुई थी, इसीलिए इसका जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो रिजेक्ट हो गया और वो सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन आगे जाकर वो सक्सेसफुल होगा और उसके जो अजम्पशंस थे वो बिल्कुल सही माने जाएंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्शंस थे वो सब के सब जो है रिमूव हो जाएंगे। सर अब दोबारा से देखिएगा। जी जी। रदरफोर्ड का मतलब एक तो मेलन कॉन्सेप्ट था और दूसरा आपने क्या नाम बताया था? प्लेनेटरी। कौन सा? आपने रदरफोर्ड का बताया ना, एक मेलन कॉन्सेप्ट, मतलब उसने दिया था वाटरमेलन को डिस्प्रूव कर दिया था, वाटरमेलन और दूसरा कंसेप्ट, अपना सेकंड क्या नाम बताया था इसका? प्लेनेटरी। ठीक है सर। प्लेनेटरी ऑब्जर्वेशंस क्या है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट चले गए, लेकिन कुछ डाइवर्ट हुए, और उनमें से जो वेरी फ्यू थे वो वापस रीमर्ज हुए। 1 out of 20,000 वो डिफ्लेक्ट हुए डायरेक्टेड एंगल। यहाँ पर 90 के बजाय हम लिखेंगे 180। 180 के एंगल से रीमर्ज हुए, ये होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं आगे कि इसके अजम्पशंस अभी हमने पढ़ लिए हैं और डिफेक्ट्स भी पढ़ लिए हैं इसके। तो ये वाला हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट हो गया है, इसको आप और पढ़िएगा। इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं ये भी हमने पढ़ लिए, और अब एक्सरेज और एटॉमिक नंबर को हम अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। आज की क्लास के लिए इतना